नमस्कार साथियों। आज चौथे पाठ का तीसरा भाग करेंगे और तीसरे भाग के अंतर्गत इस पाठ को आज कंप्लीट ही कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति, ये कंप्लीट हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शब्द से उठाया है एनसीईआरटी से, और उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। यानी भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है, मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी की महत्ता, इन सबको हमने पढ़ लिया था। अब भारत के अंदर क्या स्थिति है, इसको हम इस पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। यानी आदमी कैसे अच्छा बना जा सकता है, कैसे मानव आदमी एक पूंजी निर्माण कर सकता है, उसके अंदर हमें सबसे पहले तो उसका पता चलना चाहिए कि उसका शिक्षा कैसी हुई है। वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, या कुछ अच्छी डिग्री पे है उनके पास, तो शिक्षा से उसका व्यक्तित्व यानी कितने पूंजी निर्माण कर सकता है उससे पता लगा सकते हैं। दूसरा स्वास्थ्य, उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का है, वो काम है या फिर टेंशन में है, किस प्रकार का स्वास्थ्य है, उससे उसके पूंजी निर्माण का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा, उसके जो काम कर रहा है उसके दौरान उसको ट्रेनिंग कितनी मिल रही है। ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, और ट्रेनिंग से भी उस आदमी की पूंजी निर्माण के पैमाने देखे जा सकते हैं। और प्रवसन यानी पलायन कर सकता है, उसके खर्चों को उठा सकता है नहीं उठा सकता। फिर सूचना, ये सूचना उसके पास कितनी है, ये सब निवेश का परिणाम है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जो शिक्षित होगा वो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहेगा, और जो स्वास्थ्य जिसका अच्छा है तो वो और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। हम जानते हैं कि भारत देश प्रशासन व्यवस्था संघीय है। भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये जो ग्राम पंचायत आदि हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। यानी स्वास्थ्य और शिक्षा पर ये तीनों निकाय भी वहन करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका करेंगे, अतः यहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र का ही विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हो, तो इससे पहले कि बच्चे किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एवं एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और शोषण करने लगती है। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप ये हो सकता है
कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार से सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाने को बाध्य करे। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय, विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को निगरानी का नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकारी सुविधा निःशुल्क प्रदान करे। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों से में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यानी सरकार शिक्षा को सभी लोगों के लिए सुलभ और सार्वजनिक करने के लिए, गरीबों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, वंचितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े दलितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने सार्वजनिक व्यय से लगातार वृद्धि की जा रही है। इसके बारे में क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हमें इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। कुल सरकारी जो व्यय करते हैं उसमें शिक्षा का कितना प्रतिशत है और जीडीपी से इसका कितना परसेंट है जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा का महत्व को सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत ये व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1992 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया है। यानी कुल सरकारी व्यय में पहले 7.92% व्यय किया जाता था पूरे सरकारी व्यय से, जो बढ़ के 15.7% हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13% हो चुका है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है, इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहे। यदि हम इस सरकार व्यय के साथ साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किए गए निजी व्यय तथा परोपकारी धर्मार्थ संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। यानी शिक्षा पर सिर्फ सरकारी व्यय नहीं कर रही है। अब सरकारी स्कूलों पर देखोगे तो हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों में खूब दान दिया जाता है, खूब लोग कमरे बनाते हैं, कुछ फर्नीचर देते हैं, आपने भी देखा होगा। और बड़े बड़े भामाशाह होते हैं, जैसे अजीम प्रेम जी हो गए, ये बहुत ज़्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग देने में अपना बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये सिर्फ सरकार का व्यय नहीं, ये बाकी लोगों का व्यय मान लेना तो ये और भी अधिक हो जाता है। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। यानी सबसे ज़्यादा व्यय प्राथमिक शिक्षा पे हो रहा है। उच्चतर या तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं, उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालय आदि पर होने वाला व्यय
सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। यानी सरकार उच्च शिक्षा पे कम खर्च करती है, लेकिन वहाँ बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए वहाँ पर प्रति बच्चे के हिसाब से माने तो प्रति बच्चे के हिसाब से महाविद्यालय में ज़्यादा खर्च हो रहा है और प्राथमिक विद्यालय में कम हो रहा है, प्राथमिक शिक्षा पे कम हो रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा हो रहे हैं और उच्च शिक्षा पे कम हो रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया गया है, जो आपको मैंने समझाया है। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम विद्यालय का प्रसार कर रहे हैं और तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यानी जो स्कूलें हम शुरू करेंगे ना, तो उसमें हमें पढ़ाने के लिए और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो फिर इन बड़ी बड़ी संस्थाओं को उच्चतर संस्थाओं का भी दृढ़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। वर्ष 2014-15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च स्तर 34,651 रुपये है, वहीं बिहार में ये मात्र 4,088 रुपये है। इस प्रकार इस विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। यानी हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप से वो पैसे दिए जा रहे हैं स्कूलों के माध्यम से। विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। शिक्षा आयोग 1964-66, जिसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है, ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की संवर्धित दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। यानी जो कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग जो 1964-66 में आया है, उसने ये रिकमेंड किया है कि पूरी जीडीपी का, जो भी देश की जीडीपी है, उसका 6% शिक्षा पे खर्च किया जाना जरूरी है। यदि 6% शिक्षा खर्च नहीं 6% पैसा शिक्षा पे खर्च नहीं हो रहा है तो फिर आप गलत लाइन में जा रहे हो। ये कोठारी आयोग ने रिकमेंड किया था। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बनाया 2009 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2009 के अंदर RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति, इसको भी याद रखना, तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया कि देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए 1998-99 से 2000 से 2007 के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। इस तापस मजूमदार समिति ने ये डाटा निकाला है। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% के आसपास है। व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। जैसा कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है, भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर यानी एजुकेशन सेस लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा
संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात कही है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। भारत में अब शैक्षिक उपलब्धियां क्या क्या है ये देखते हैं। सामान्यतः किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। अब ये सारणी 4.2 है। भारत की इन दरों के 2 दशकों के आंकड़े दिए गए हैं इस सारणी में। भविष्य की संभावना, भारत में शिक्षा के आधुनिक जो अभी स्तर बना हुआ है, इसके भविष्य में क्या संभावना है। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है, यानी अभी तक भी सकल नामांकन 100% नहीं हुआ है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता की दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने 1950 में भारत संविधान के पारित करते हुए समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। यानी संविधान पारित होने के बाद उसमें नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया था कि 1960 तक, यानी 50 में पारित हुआ और 1960 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाएगी। लेकिन बना कब? 2009 तक पारित हुआ। इतना डिले हुआ, भारत की ऐसी व्यवस्थाएं बनी थी। देखो, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षरता हो गई होती, लेकिन विडंबना है अभी भी 100% नहीं हो पाई। लिंग क्षमता पहले से बेहतर, लिंग जो है मेल फीमेल, उसमें साक्षरता का बहुत बड़ा रोल होता है। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है, जो लिंग क्षमता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे नारी शिक्षा की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्री और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। यानी महिलाओं को पढ़ाने की इसमें इम्पोर्टेंस देखें, यानी महिला पढ़ेगी तो वो अच्छे से आर्थिक सुधार कर पाएगी अपने परिवार देश की, उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, उसके सामाजिक स्तर में सुधार होगा। यानी जो अनपढ़ होती है महिलाएं, वो ढंग से कोई निर्णय नहीं ले पाती है, अपने अधिकारों की बात नहीं रख पाती है, वो दबी हुई रहती है। जब वो पढ़ लेती है तो अपने अधिकारों की बात करती है, अपने कर्तव्यों की बात करती है। साथ ही स्त्री शिक्षा से वो प्रजनन में वो सुधार करेगी, वो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होगी। वो ऐसा नहीं है कि 8-8 9-9 बच्चे पैदा करेगी, वो जितने संभाल पाएगी उतने बच्चे पैदा करेगी। स्त्रियां वो बच्चों के स्वास्थ्य में देखभाल, क्योंकि एक स्त्री ही है जो एनी टाइम अपने बच्चों के साथ रह पाती है, इसलिए वो भी अच्छी जानकार है तो वो अच्छे से देखभाल कर पाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो अनुकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए महिलाओं की साक्षरता में सुधार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करनी हैं। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी, यानी भारत में जो कॉलेज जाने वाले हैं वो बहुत कम है। 12वीं पढ़ते ही या 10वीं पढ़ते ही छोड़ना शुरू कर देते हैं बच्चे स्कूल। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है, यानी जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं ना, उन्हें बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी इसका आई थिंक नाम है NSSO, जो विद्यालय में सर्वे करता है, उसके अनुसार
वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। यानी जो ग्रामीण लोग परिवेश से जो बच्चा स्नातक यानी ग्रेजुएट है, उसमें बेरोजगारी दर 19% थी। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। यानी जो गांव में पढ़े लिखे हैं उन्हें बेरोजगारी ज़्यादा है, जो हायर एजुकेशन कर लेते हैं। वहीं जो शहरों में है उसमें 16% देखी गई है। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% लोग हैं जो युवा ग्रामीण महिलाएं थी। यानी 30% लोग जो युवा हैं और ग्रामीण महिलाएं हैं वो बेरोजगार देखी गई इस सर्वे NSSO के सर्वे के माध्यम से। इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। यानी जो प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवा है ना, वो सिर्फ 3 से 6% ही बेरोजगार थे और ग्रेजुएट युवा 19% ग्रामीण में और 16% शहरों में। ये आंकड़ा है। यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा बेरोजगार। और प्राथमिक शिक्षा जो स्तर ग्रहण कर ली वो ग्रामीण क्षेत्र में 3 से 6% ही बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। यानी इस क्षेत्र में काम करने की अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है और ज़रूरत भी है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहाँ पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सके। जब कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों को एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। क्यों? यानी जब पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है, ज़्यादा बेरोजगार होता है, तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट है ना, उसमें कमी हो जाती है। ऐसे का युवाओं में कमी नहीं है, वहाँ जो ऐसा स्किल देते हैं कि वो युवा को काम नहीं आ रहा है, अपने रोजगार तलाश करने में योगदान नहीं दे रहा। जब वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा कर लेता है और काम से टाइम से चला जाता है तो काफ़ी स्किल हो जाता है, कुछ चीज़ें सीख लेता है, तो वो बेरोजगार नहीं रह पाता। और इसके उलट वो हाई एजुकेटेड लोग हैं, वो काफ़ी टाइम स्कूल कॉलेज में बिताता है, वहाँ से स्किल कुछ प्राप्त कर नहीं पाता, तो बेरोजगारी की दर ज़्यादा हो जाती है। तो ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को ऐसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए युवाओं के अंदर कि वो जब कॉलेज से निकले तो रोज़गार प्राप्त कर सके, कहीं पर भी जाके अच्छी जॉब, अच्छा व्यवसाय शुरू कर सके। तो थैंक यू, यहाँ तक देखा आपने। अगले वीडियो तक बाय बाय।